नमस्कार, मैं हूं मनीष शर्मा। आप देख रहे हैं डीटीवी राजस्थान। दुनिया में अगर कोई सबसे बेहतरीन शासन व्यवस्था मानी जाती है तो वो है लोकतंत्र। और लोकतंत्र मजबूत होता है चुनाव से। यही वजह है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में चुनाव को एक उत्सव की तरह, एक सेलिब्रेशन की तरह देखा जाता है। लेकिन भारत में राजनीतिक दलों ने लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता पाने और उस पर जैसे तैसे कायम रहना ही मानो एक अपना मकसद बना लिया है, जिसके चलते सियासी दलों में वो तमाम बुराइयां बड़ी मजबूती से शामिल दिखाई पड़ती हैं जो चुनावी लोकतंत्र का मखौल उड़ाती हैं। इनमें सबसे ज़्यादा अपराधीकरण, बाहुबल, सांप्रदायिकता, जातिवाद, परिवारवाद, भाषा हो या क्षेत्रवाद, ये तमाम बुराइयां इन दिनों खासे तौर पर नज़र आती हैं। राजनीति और लोकतंत्र को ख़राब करने का काम इन्होंने सबसे ज़्यादा किया है आज़ाद हिंदुस्तान में। आज जब हम आगामी विधानसभा चुनाव की दहलीज पर हैं तो इन पर चर्चा ज़रूरी हो जाती है। और ख़ासतौर पर दशहरे के दिन, वो दिन जब हम बुराइयों के अंत की बात करते हैं, तो चुनाव की 10 बुराइयों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। किस तरह से भारतीय सियासत में और लोकतंत्र में, चुनावी लोकतंत्र में ख़ास तौर पर इनका खात्मा किया जा सकता है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि किस तरह से जो तमाम दोनों पार्टियां, जो बड़े दल हैं, राजस्थान की बात कर लें तो जहां चुनाव होने हैं नवंबर में, वहां पर बड़े नेताओं की ओर से, दोनों पार्टियों की ओर से तमाम उस तरह के बयान देखने को मिले जो निर्वाचन आयोग के नियमों के खिलाफ हैं, और उस तरह की बातें जिनका जिक्र हम कर रहे हैं जो चुनावी बुराइयों में शामिल है। चाहे वो बाबा बालकनाथ का वो बयान हो जिसमें लेकर उन्हें चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा, एक वीडियो जो प्रसादी लाल मीणा का लेकर भी रिलीज़ हुआ, जिसमें तमाम दोनों नेता वोटों को लेकर कुछ बात कहते नज़र आ रहे हैं जो कि निर्वाचन आयोग के हिसाब से उपयुक्त नहीं है। और ये तमाम उन बुराइयों की ओर इशारा करती है जो लगातार बातचीत होती रही है सियासत में और लोकतंत्र में, ख़ास तौर पर चाहे वो किसी भी तरह के अपराधीकरण हो, ख़ास तौर पर बाहुबल हो, या फिर परिवारवाद, जो डायनेस्टी पॉलिटिक्स है, उसको लेकर कांग्रेस भले बीजेपी कांग्रेस पर निशाना साधती है, कांग्रेस अपना बचाव करती है। लेकिन असलियत यही है, चुनाव आते आते हर जगह, हर चुनाव में देखते हैं, हर विधानसभा का चुनाव हो या फिर लोकतंत्र में चाहे हम हमारा लोकसभा का चुनाव हम देखें, हर जगह पर इस तरह के विजुअल्स देखने को मिलते हैं। कहीं अवैध तस्करी होती है, कहीं अवैध शराब पकड़ी जाती है, कहीं अवैध हथियारों का इस्तेमाल होता है, अवैध चंदे का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल देखने को मिलता है, जिन पर निर्वाचन आयोग लगातार कोशिश करता है रोकने की, लेकिन नेता जो है उसके नियमों की धज्जियाँ उड़ाने से बाज नहीं आते। तो आज उन 10 बुराइयों की बात होगी जो राजनीति में रावण के तौर पर विराजमान हैं, जिन्हें ख़त्म किया जाना ज़रूरी है। तो राजस्थान के 199 जो विधायक हैं, 200 हैं, लेकिन 199 विधायकों का एक जो एडीआर ने, इलेक्शन वॉच ने स्कैन किया, उस पर भी ख़ास तौर पर आप हमारे विजुअल्स के ज़रिए जानेंगे, फैक्ट्स के ज़रिए जानेंगे कि किस नेता पर, किस पॉलिटिकल पार्टी में कितनी बुराई व्याप्त है और किस तरह से वो इसे संरक्षण देते रहते हैं। 23% विधायकों के खिलाफ आप देख रहे हैं कि बेलगाम जातिवाद और परिवारवाद राजनीति में देखने को मिलता है। भाषावाद हो, क्षेत्रवाद हो, इन्होंने खराब की है राजनीति। तो लोकतंत्र का जो उत्सव माना जाता है चुनाव, उसके नियमों की धज्जियां हमारे नेता उड़ाते हैं। और चाहे वह चंदा हो, शराब तस्करी हो, वोटों की खरीद फरोख्त हो, ये बड़े पैमाने पर देखने को मिलता है हर चुनाव में। और लोकतंत्र का ये मखौल उड़ाती हैं राजनीतिक बुराइयां। अब तमाम इस तरह की विजुअल्स आप देख रहे होंगे पिछले दिन खबरों के ज़रिए कि लगातार सीमा पार से जो राजस्थान में आ रहे हैं, राजस्थान से बाहर दूसरे राज्यों में जा रहे हैं, गाड़ियों में शराब पकड़ी जाती है, कैश पकड़ा जा रहा है, कहीं लॉकर से पैसा निकल रहा है, और जो आचार संहिता के नियम कायदे हैं उनका भी उल्लंघन बड़े पैमाने पर देखने को चुनाव में मिलता है। निर्वाचन विभाग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है, लेकिन इस तरह की गतिविधियां पूरी तरह से कभी रुक नहीं पाती है। तो ये जो तस्वीरें हैं, ये चुनाव में काफ़ी कुछ बयां करती हैं हमारे लोकतंत्र को लेकर कि किस तरह से जो लोकतांत्रिक हमारे संविधान निर्माताओं ने, देश निर्माताओं ने परिकल्पना की थी देश के संविधान और देश के लोकतंत्र की, वो कहीं ना कहीं उससे डगमगा गए और राजनीति ने कहीं एक दूसरा रास्ता पकड़ लिया। और जो वोटर्स थे, जो लोकतंत्र को मजबूत करने की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होती है किसी भी देश को, मतदाता, जिससे चुनावी लोकतंत्र और पूरा लोकतंत्र सशक्त होता है, संस्थाएं सशक्त होती हैं, उसको कहीं हाशिए पर धकेला जा रहा है। और इन सब बुराइयां जो है ये चुनाव में हावी नज़र आती हैं। भले ही कहने को बयानबाजी ज़रूर करेंगे राजनेता, उनसे जब पूछा जाता है, लेकिन
इन बुराइयों के अंत को लेकर वो कुछ भी नहीं करते हैं। मेरे साथ मिथिलेश जैमिनी पॉलिटिकल एक्सपर्ट मौजूद होंगे। उनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा कि इन जो चुनावी बुराइयों का अंत जो है किस तरह से, तमाम चुनाव आयोग की पाबंदियां हैं, नियम कायदे कानून हैं, नोटिस भी दिए जाता है लेकिन कार्रवाइयां उस तरह से होती नहीं हैं और फिर भी चुनाव दर चुनाव ये सब बरकरार रहती हैं। मिथिलेश जैमिनी, आपका स्वागत है एनडीटीवी के मंच पर। चुनावी चर्चा में आपका स्वागत है। आप पहले भी हमसे जुड़ते रहे हैं। सवाल मेरा आपसे यही होगा मिथिलेश, जो बात हम करते हैं अक्सर चुनावी लोकतंत्र को लेकर, जो एक उत्सव माना जाता है भारत में, तो खासतौर पर दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन जो बुराइयां हैं आज दशहरे के दिन उन्हीं पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जो मोटे तौर पर अगर बुराइयां देखें तो गिनने लगे तो खैर 10 इस तरह की सियासी बुराइयां, कहें कि चुनावी बुराइयां हमने एनडीटीवी के मंच पर आज दर्शकों को बताना चाह रहे हैं। चाहे वो अपराधीकरण हो, परिवारवाद हो, चाहे बाहुबल हो, अवैध चंदा हो, सत्ता का दंभ हो, इस तरह के तमाम जो परिवारवाद हो, ये मसले हैं जो बड़ी चुनौती राजनीति के लिए बने हुए हैं। और राजनीति के लिए चुनौती क्या कहें कि एक तरह से जो मुद्दे थे जिनके समाधान के लिए जनता उनको चुनकर भेजती थी, नेताओं को, सरकारों को चयन करती थी, उन्होंने मुद्दों को हाशिए पर धकेल कर अपना सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य सत्ता में बने रहना या सत्ता से हटाना बना लिया है। देखिए, जो डेमोक्रेसी है उसका डेमोग्राफ दो चीजों पर डिपेंड करता है। पहला होता है डायलॉग और दूसरा होता है वेलफेयर डिसीजन। ये एक पॉलिटिकल साइंस का बेसिक प्रिंसिपल है कि आप जनता के साथ संवाद रखें और जो जनहित के निर्णय है वो लें और राजनीतिक शुचिता का पालन करें जी। जो हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, और जब तक हम इस देश के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को मुख्य धारा से नहीं जोड़ लेते, हमारी लोकतंत्र का सही मायने में पालना नहीं होगी। तो आज विजयदशमी के दिन जो राजनीतिक शुचिता है वो कैसे जीवित रहे, ये एक महत्वपूर्ण बात है। आप देखिए जातिवाद किस कदर हावी है कि कोई भी जाति का चाहे मुख्यमंत्री बने या मंत्री बने, उसका जो पीएसए होगा वो लगभग उसी जाति का होता है। जी जी, जाहिर तौर पर और सीधे तौर पर मिथिलेश परिवार से ही होता है, या आप इस तरह से भी कहें तो रिश्तेदार ही होता है। ये बात किसी से छिपनी आप बने रहेगा। मिथिलेश, मैं बीजेपी के प्रवक्ता का भी रुख कर लेता हूं। मेरे साथ राजेंद्र सिंह शेखावत मौजूद हैं इस वक्त पे। राजन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी के मंच पर। दशहरे की आपको शुभकामनाएं। लेकिन जो बुराइयां हैं राजनीति में, उसको लेकर बड़ा सवाल है। वो तमाम बुराइयां आपके दल में भी देखने को मिलती हैं, चाहे अपराधीकरण हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, या फिर परिवारवाद हो, तमाम बुराइयां, सत्ता का दंभ हो, वो किसी भी तरह की जो शुचिता की राजनीति है, और ख़ासतौर पर बीजेपी तो पार्टी विद डिफरेंस के नारे के साथ आगे बढ़ी, वो आपके यहाँ भी बड़ी चुनौती है, या फिर वो भी दिखाई पड़ती है आपके यहाँ भी? ऐसा, सबसे पहले तो आपको भी दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज जो इस अवसर पर आपने, क्योंकि ये वास्तव में बुराई पर अच्छाई की विजय का दिन है जी। आज के दिन भगवान राम ने रावण जैसे असुर थे जिन्होंने समाज में बुराइयां फैलाई थी, उनको समाप्त किया। तो आज जो विषय आपने उठाया है बहुत महत्वपूर्ण है। वास्तव में राजनीति में जब तक शुचिता मूल्यों की राजनीति नहीं होगी, तब तक जो एक लोकतंत्र का सही मायना है कि सत्ता है वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे जी, वो अर्थ पूरा नहीं रह जाता। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा लोकतंत्र है विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र, हमारी आबादी सबसे बड़ी आबादी जी। हम क्षेत्रफल में 7वें नंबर पे पड़ते, पर हमारे यहाँ जो अभी लोकतंत्र जिस रूप से परिपक्व हो रहा है, जिस तरह से सुधार हो रहा है हमारे चुनाव को लेकर, चुनाव की प्रक्रियाओं को लेकर, वो वास्तव में मैं सराहनीय मानता हूँ। किस तरह से पहले 21 वर्ष के लोग थे, उनको मतदान का अधिकार था, 18 साल के जो बच्चे हैं उनको भी इसका अधिकार दिया है। तो मैं समझता हूँ 1.5 करोड़ नए युवा मतदाता अब हमारे साथ जुड़ेंगे। तो निश्चित रूप से सभी राजनीतिक दलों पर यह दबाव रहेगा कि वो भी शुचिता की राजनीति करें और अच्छे लोगों को जो समाज में सेवा का भाव रखते हो, जिनके मन में ये भाव हो कि हम जनता की कठिनाइयों को दूर करें, राजेंद्र जी, ज्यादा से ज्यादा जुड़े रहें, उन लोगों को आगे लाने का एक दबाव निश्चित रूप से रहेगा।
राजन जी, और बड़ा बड़ा अच्छा लगता है जब इस तरह के बयान आप देते हैं और राजनेताओं के आपके आला कमान से भी सुनने को मिलते हैं, लेकिन हकीकत उस तरह की दिखाई नहीं पड़ती है। सुचिता सब चाहते हैं, लेकिन अल्टीमेट जो मकसद होता है, वो अल्टीमेट ट्रूथ यही है कि हर कोई कुर्सी पाना चाहता है और कुर्सी के लिए तमाम समझौते जायज़ हैं। आप कांग्रेस पर हमला करते हैं, लेकिन आपकी पार्टी में भी वो बुराइयां सब मौजूद है। आपके यहाँ से ऐसा नहीं अपराधी है। चुने जाते भारतीय हैं जी। जनता पार्टी, जैसा आपने खुद ने पहले कहा जी कि भारतीय जनता पार्टी अन्य दलों से अलग तरह से काम करती है, और निश्चित रूप से आप ये देखिए कि एक साधारण व्यक्ति जो कि एक चाय बेचता था, वो आदमी देश का प्रधानमंत्री बने, और 2002 से लेकर आज नहीं, वो 2024 अच्छा है, चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री बने, लेकिन आप भी उन्हें कब तक बेचते कारण क्या है रहेंगे? कि जब कोई व्यक्ति राजनीति में आदर्श स्थापित करता है, जी स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपराओं को आगे बढ़ाता है, तो जनता का समर्थन मिलता है। तो भारतीय जनता पार्टी उन आदर्शों को सामने रख रही है जनता के, और जनता उनको लगातार स्वीकार कर रही है। तो इसलिए ये कहना, जनता की आप तो ये देखिए, मजबूरी है, किसी ना किसी को चुनना पड़ेगा, वो कम खराब को चुन लेती है। अब आपके यहाँ भी राजस्थान में देख लें, जो पॉलिटिकल स्कैन है, 199 विधायकों की अगर बात करें तो उसमें भी आपके 69 विधायकों का पॉलिटिकल स्कैन हुआ, तो उसमें भी आपके यहाँ पे अपराधी विधायकों की कमी नहीं है, क्रिमिनल केसेस वाले विधायकों की कमी नहीं है, तमाम तरह के केसेस होते हैं, अवैध चंदे को लेकर बात होती है। हाँ, और आपके यहाँ अभी बाबा बालकनाथ को निर्वाचन आयोग ने नोटिस दिया है। आप ही की नहीं, कांग्रेस में भी इसी तरह के उदाहरण देखने को मिल जाएंगे। लेकिन आप जो बात करते हैं कि चाय वाले प्रधानमंत्री बन गए, बहुत अच्छी बात है। एक आम कार्यकर्ताओं की आप बताते हैं बीजेपी पार्टी है और परिवारवाद की पार्टी नहीं है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन आप भी उनके इस बात को आप कब तक बेचते रहेंगे? आपके यहाँ भी कमियां तो हैं, उन खामियों को दूर करने की बजाय। आपने जो हमारे विधायकों का जो रिकॉर्ड बताया है, दरअसल में क्या है कि जो क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है वो भी दो प्रकार का। एक तो क्या है कि जो जनता के बीच में रहकर जनता के बीच में रह क्राइम करे चलेगा, समस्याओं के लिए जो संघर्ष करते हैं, तो उसमें भी जो सत्तारूढ़ दल होता है वो पुलिस केस वगैरह दर्ज करता है, और वो उनको निस्तारण में समय भी लगता है। अरे सर, बड़े गंभीर आपराधिक मामले भी होते हैं। हमारे जो भी आपके प्रत्याशी है या हमारे जो भी चुने हुए प्रतिनिधि है, वो निश्चित रूप से उनका जो स्कैनिंग होती है, हमारे आप ये देखिए डिस्ट्रिक्ट लेवल से स्टार्ट हो जाता है, फिर स्टेट लेवल पे उनकी स्क्रीनिंग होती है, और उसके बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड तक, आपके केंद्रीय चुनाव जो चयन समिति होती है वहां तक जाता है। तो अपराधी हमारे यहाँ से, मैं नहीं समझता उनके अपराधों का बारे में विवेचन किया जाता है, उनका ये तो आप अपराधों पर तो निगाह ही नहीं देखते। जितना बड़ा बाहुबली नेता होता है और पैसे वाला होता है, उसके तो ज्यादा चांसेस होते हैं उतना ही पैठ बनाने के। और पॉलिटिक्स में तो आप कह दीजिए एक बड़ा बिजनेस हो गया। राजनीति तो आजकल पॉलिटिक्स ही बिजनेस है, और बिजनेस में भी पॉलिटिक्स है। मिथिलेश जी, आप सुन रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। जिन बुराइयों की बात हम कर रहे थे, ये ज़रूर बोलते हैं कि हम आम कार्यकर्ता की पार्टी हैं, एक छोटा सा नेता बड़े हाई रैंक्स तक पहुंच सकता है हमारे यहाँ। और जो ये बार बार प्रधानमंत्री की बात को ये बीजेपी जो बताती है, लेकिन स्थानीय स्तर पर भी देखें या फिर केंद्रीय स्तर पर भी देखें, तो जो बुराइयां हैं, चाहे अपराधीकरण हो, चाहे वो परिवारवाद हो, सांप्रदायिकता हो, जातिवाद हो, वो तमाम मुद्दे कोई भी दल हो, वो अपने केवल सत्ता में बने रहने के लिए या सत्ता दूसरे से छीनने के लिए यिन के कारण हर तरह से जैसे तैसे उनका इस्तेमाल करता है। देखिए, राजस्थान में कल ही अशोक लाहोटी का टिकट कट गया, और अशोक लाहोटी ने वैश्य समाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दबाव बनाया कि वैश्य समुदाय भाजपा को सबक सिखाएगा। तो इससे बड़ा जातिवाद का उदाहरण क्या है भाजपा में? दूसरा, जो अभद्र भाषा, जो शालीनता की बात करते हैं भाजपा वाले, उनके लिए जो किरोड़ीलाल मीणा जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, वो अकाट्य प्रमाण है कि कैसी भाषा वो बोल रहे हैं। इसके अलावा ईडी इनकम टैक्स, जो कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर में कहा कि मेरी तारीफ करने वालों को बड़ा जख्म झेलना पड़ा है, जिसमें चाहे वसुंधरा राजे हो, चाहे दीदी सूर्यकांता व्यास हो, या अशोक लाहोटी हो, या कैलाश मेघवाल हो, या अन्य नेता हो। तो ये जो राजनीतिक रंजिश और राजनीतिक सुचिता की बात करना तो बड़ा आसान है, लेकिन वो आरोप किसी से छुपे हुए नहीं है। जब पिछली बार भाजपा की सरकार थी, तब सदन में आरोप लगे थे कि पेट्रोल पंप पे तबादले के पैसे लिए जाते हैं जी। वो किसी से छुपे हुए नहीं है।
वो कालीन घोटाले की जो आवाजें प्रदेश की सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में गूंजी, वो किसी से छुपी हुई नहीं है। जी। वो खान घोटाले किसी से छुपे हुए नहीं है। वो महाघूस घोटाले जिसमें अशोक सिंह भी पकड़े गए, वो किसी से छुपे हुए नहीं। और ऐसे ही कांग्रेस के हालात हैं। एक मंत्री का भरे सदन में कहना कि राजस्थान मर्दों की धरती है, वो भी किसी से छिपा नहीं है। धारीवाल के मैं कह रहा हूं ऐसा ही कांग्रेस में हंस रहे। आप देखिए आप जब शिक्षा मंत्री हैं गोविंद सिंह डोटासरा, और भरे बिड़ला ऑडिटोरियम में मुख्यमंत्री पूछते हैं शिक्षकों से शिक्षक दिवस के दिन कि क्या तबादले में पैसे लिए जाते हैं, हाथ खड़े करिए, और हाथ खड़े करते हैं। इससे ज्यादा लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली बात नहीं। मखौल उड़ाने इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता। इसका मतलब ये हो गया कि येन केन सत्ता पाही मदताही। अभी तो गरीब की जो प्लेट है उसमें पुलाव आ रहा है, और जो ही चुनाव जीत जाएंगे उन गरीबों से मिलेंगे नहीं। प्रसादी लाल मीणा का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कहा जा रहा है सट अप गेट आउट, जो पूरे लालसोट में चल रहा है। तो ये तमाम राजनेताओं का है कि ये सत्ता पाते ही तमाम जनता को भूल जाते हैं, और जनता को जो जनार्दन कहने वाले जब वो काम के लिए जाते हैं वो भूल जाते हैं। तो सबसे अहम है में वही है जिस हो जाते हैं। मिथिलेश जी, जो आधारशिला रखी गई थी एक लोकतंत्र के लिए, और खासतौर पर हम जैसे बड़े लोकतंत्र के लिए, जो चुनावी लोकतंत्र खासतौर पर पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी की जो प्रिंसिपल रखा गया और इसकी आधारशिला रखी गई इस देश में हमारे राष्ट्रपिताओं ने या देश निर्माताओं ने और संविधान निर्माताओं ने, वो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर कॉम्प्रोमाइज़ दिखती है। चुनाव उसका सबसे बड़ा टेस्टमनी है उस चीज़ को देखने का कि किस तरह से लोकतंत्र का मखौल उड़ाया जाता है। आज हम चुनावी चर्चा, जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, कि चुनावी बुराइयां जो खासतौर पर राजनीति में फैली हुई हैं और सियासत में वो अक्सर झलकती रहती है, उनके अंत को लेकर कैसे उनका अंत किया जा सकता है, किस तरह से कोई सॉल्यूशंस। हालांकि जनता के हाथ में जो सबसे बड़ी बदलाव की ताकत होती है वो आपका एक मतदान होता है, जब आप ईवीएम में अपना मत डालते हैं, उसे लेकर इन बुराइयों को ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन सियासत जो है, इनका इस्तेमाल किस तरह से अपने सत्ता में बने रहने के लिए अक्सर करती दिखाई देती है। वो नेता जिनसे आप समाधान की उम्मीद करते हैं, अपने मुद्दों के हल की उम्मीद करते हैं, वो चुनाव में ज़रूर आपसे वादे करते हैं, लेकिन उन्हीं मुद्दों को सरकार में बने रहने या दूसरी पार्टियां विपक्ष में सरकार गिराने के लिए इस्तेमाल करती हैं। और आजकल राजस्थान में भी कमोबेश यही दिखाई पड़ रहा है चुनावी बयार में। मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं, मिथिलेश जैमिनी मेरे साथ मौजूद हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट, और बीजेपी से राजन सिंह शेखावत भी मौजूद हैं। हम कोशिश करेंगे कि कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ें। मिथिलेश जी, तो हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले कि जिस तरह से आपने सांगानेर की एक सीट का जिक्र किया, दूसरे नेता इनके जो तिजारा से बाबा बालकनाथ को विधायक का टिकट दिया गया है, जो अलवर से सांसद हैं, उनको निर्वाचन आयोग ने नोटिस थमा दिया कि एक जगह उन्होंने बोला कि 1440 वोट हैं, लेकिन 1450 से ज़्यादा वोट हम डलवा देंगे। तो ये तमाम, आपने प्रसादी लाल मीणा का जिक्र किया, एक वीडियो और आया एक नेता का जो वो किसान की पगड़ी के लात मार रहे हैं, हालांकि पुराना वीडियो। इस तरह की चीज़ें आती रहेंगी। तो जो सत्ता का दम्भ है वो इन चुनाव में परिलक्षित होता है, वो दिखाई पड़ता है। वो कैरेक्टर, जो असली कैरेक्टर है सियासत का, जो पर्दे के पीछे अक्सर, मैं भी मेरे शोज़ में कहता हूं कि पॉलिटिक्स में जो अक्सर होता है वो दिखाई नहीं देता है, जो दिखता है वो होता नहीं है। तो जो अक्सर दिखाई नहीं पड़ता है जनता को, वो तमाम बुराइयों के जरिए और उनके आसरे चुनाव लड़े जाते हैं, और सत्ता की कवायद अभी इन्हीं चुनावों में वो दिखाई पड़ती है। देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि अब जो चुनाव में जो राजनीति करने में आ रहे हैं जी, वो समाज का वो तबका नहीं आ रहा जो वाकई समाज सेवा करना चाहता है। आप सबसे पहले बायोडेटा लेते हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, सबसे पहले विधानसभा में उसके कास्ट के कितने वोट हैं ये पूछा जाता है। जो कास्ट इक्वेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। आप चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, सबसे पहले विधानसभा क्षेत्र में उसके खुद के कितने मतदाता हैं वो बैकग्राउंड देखा जाता है। सेकंड जो बैकग्राउंड देखा जाता है वो पैसे का बैकग्राउंड देखा जाता है कि चुनाव में इतना पैसा खर्च होगा, वो कहां से लाएंगे। और तो थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है कि वो इनर पॉलिटिक्स होती है, तोड़ फोड़ की राजनीति। जैसे कल आरएलपी के 2 प्रधान और कांग्रेस के कुछ नेता सुरेश मिश्रा वगैरह ने बीजेपी ज्वाइन की। ये जो तोड़ फोड़ की पॉलिटिक्स होती है, जिसको कहते हैं पटको पार्टी, राजस्थान में एक पटको पार्टी तैयार की जाती है हर पार्टी द्वारा, और उस पटको पार्टी को सिंचित किया जाता है। जैसे अगर किशनपोल से बीजेपी जीतती तो 3-4 माइनॉरिटी के उनको खड़ा करते हैं कैंडिडेट को। ये भी एक राजनीतिक सुचिता के खिलाफ है। तो सबसे अहम बात है, और जिस तरीके से जो योग्य लोग हैं, कई विधानसभा क्षेत्रों में देखा कि नोटों का प्रयोग बहुत ज्यादा हो रहा है। ये बता रहा है कि हमारी जो यंग पीढ़ी है वो नेताओं से दूर होती जा रही है। नेता भले पैसे कमाने की मशीन बन गए हों,
आप कितने ही विधायकों की विधायक बनने से आय और जब 5 साल पूरे कर लेते हैं तब उनकी आय आप निकाल लीजिए आंकड़ा जी। तो आप देखिए हमारे राजस्थान में वो लगातार कितने दिखा ही भी रहे हैं हम एनडी टीवी के दर्शकों को। मिथिलेश जी, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, करीब 80% जो है विधायक हैं राजस्थान विधानसभा में करोड़पति हैं। कांग्रेस के 88 और बीजेपी के 54 विधायक करोड़पति हैं जी। तो जाके पैर न फटे बिबाई वो का जाने पीर पर आई, ये गरीबी की बात करते हैं केवल वोट के लिए और खुद एसी में बैठकर पॉलिसीज बनाते हैं और उनमें करप्शन होता है। जेजेएम कांड, ईडी आई हुई है। आप देखिए पेपर लीक हो रहे हैं राजस्थान में, ये इससे ज्यादा क्या राजनीतिक त्रासदी होगी। और भाजपा एसओजी से जांच कराने पर मान गई सदन में। जब राजेंद्र राठौड़ क्या कर रहे थे, ये बड़ी अहम बात है। अब तो ईडी की एंट्री हो गई। जब रीट मामले में सदन में बीजेपी बोल रही थी तब बीजेपी ने समझौता क्यों किया कि एसओजी से जांच में, जब अभी असम के जो राज्यपाल हैं वो नेता प्रतिपक्ष थे। तो कहीं न कहीं आप देखिए एक मंत्री के पुत्र पर एफआईआर दिल्ली में दर्ज होती है और भाजपा के बड़े नेता मांग रहे हैं। जी जी। और मिथिलेश जी, बड़ी बात ये भी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि पेपर लीक में एसओजी की मांग पर तब बीजेपी मान गई, लेकिन चुनाव आते हैं फिर ईडी की भी एंट्री हो गई उसमें। तो वही जो मैं मेरे वो ईडी की एंट्री हुई केंद्र सरकार की वजह से। लेकिन जो सबसे अहम बात है कि आप बातें कर रहे थे बड़ी बीजेपी पार्टी में डिसिप्लिन, पार्टी में डिफरेंस, लेकिन वो तमाम सवाल इसलिए भी है कि चुनाव आते ही ईडी की जरूर एंट्री हो जाती है। मतलब एक्शन में तो भरपूर रहती है ईडी की, लेकिन जो अपराधी हैं वो दूर रहते हैं। आंदोलन किए जब कल अशोक गहलोत ने कहा कि ईडी का मतलब इलेक्शन ड्यूटी, जहां भी ईडी आती है आरपीएससी पे अजीत पवार को दिन पहले कहते हैं भ्रष्ट है, और जो ही अजीत पवार भाजपा के साथ आ जाते हैं दूध के वो खुले हो बीजेपी जाते की वो हैं। वॉशिंग ये मशीन का पब्लिक अक्सर जिक्र होता है जिसमें तमाम दाग धुल जाते हैं और वहां बीजेपी में आते नेता पाक पवित्र हो जाता है। और राजन जी, जिस तरह से मिथिलेश जी 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 देखिए, राजस्थान के एक मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत हुए जिनका कल ही हमने 100वीं जयंती मनाई। उनके लिए कहा जाता है कि वो सत्ता की चाह रखते थे लेकिन पैसे की चाह नहीं रखते थे। उन्होंने हमेशा कैसे पार्टी जीते, कैसे सत्ता में आए, इस पर काम किया। कभी उन पर ऐसे आरोप नहीं लगे कि कालीन घोटाला हो गया। लेकिन मिथिलेश जी, अब तो सिर्फ वो पैसे के हाईवे पर चलकर ही आप उस सत्ता की मंजिल तक पहुंच सकते हैं। ये बड़ा ही कड़वी सच्चाई है और वो आंकड़ों में भी रिफ्लेक्ट होती है कि किस तरह राजस्थान विधानसभा में 80% विधायक जो है वो करोड़पति है। मैं जाते जाते एक बार राजन जी का भी रुख कर लेता हूं। राजन जी, नोटा का जिक्र किया कि किस तरह से नोटा का इस्तेमाल बढ़ने लगा है, लेकिन नोटों का इस्तेमाल भी जो है वो बखूबी होता है। इतने आप बड़े ग्रैंड लेवल पर आप खुद चुनाव लड़ते हैं आपकी पार्टी ने। कोरोना वेव के दौरान आपने बंगाल का चुनाव लड़ा, तमाम आरोप आप पर भी लगे कि इतना पैसा जो है पार्टियां इतने मैसिव लेवल पर चुनाव जो लड़ती हैं, ये संसाधन रिसोर्सेज पैसा आता कहां से है। और जब आप दिखाते हैं वो जो चुनाव आयोग की बंदिशों में वो जरूर दिखा देते हैं, लेकिन जनता सब जानती है। वो आप ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं जैमिनी साहब ने 2-3 बातें कही जिनका मैं जवाब दे दूं। जैसा संक्षिप्त में सर, समय थोड़ा कम है जी। अशोक लाहौटी हैं, उन्होंने कल वैश्य समाज की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने नहीं की है, ये गलत कह रहे हैं। इस तरह से गलत बयान नहीं देना चाहिए। दूसरा, इन्होंने कहा कि पेपर लीक के चुनाव में कराई भी जाती है। भारतीय जनता पार्टी कोई विधानसभा में किस तरह की बात, इनका पता नहीं, इनको क्या सोर्स है, क्या बात उन्होंने कही है। पर भारतीय जनता पार्टी ने, युवा मोर्चे ने बहुत जबरदस्त तरीके से पेपर लीक के मामले को लेकर युवाओं की तरफ से आंदोलन किया है। आरपीएससी पे बहुत जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन किया है और हर जिले के अंदर युवा मोर्चे ने सरकार ने जो पेपर लीक के कांड में पूरी तरह कार्रवाई नहीं की, उसको लेकर मामले को उठाया है, जनता के बीच में ले गए हैं। लेकिन जो आक्रोश दिखना चाहिए था वो चुनाव में, मैंने जो हमारी डिबेट की शुरुआत में भी कहा कि जिन मुद्दों पर जनता समाधान चाहती है आप उन्हीं मुद्दों को पकड़ते जरूर हैं, लेकिन उनका मकसद भी सिर्फ सत्ता में आना होता है। आपने पेपर लीक भ्रष्टाचार का मुद्दा जरूर पकड़ लिया, लेकिन पेपर लीक आपके राज्यों में भी होते हैं। ये बड़ा आरोप कांग्रेस खुद आप पर लगा रही है। आप दोनों मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। समय कम है राजन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने, ये थी हमारी चुनावी चर्चा। आज राजनीति में जो बुराइयां हैं, दशहरे पर हमने उन्हें खास चर्चा की। तो फिलहाल बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।